हाँ जी, तो राम राम जी सर। और क्या हो, उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो क्या रही गल कोशिका विभाजन पार्ट 2 है नी, पार्ट 2 ही तो हो। आज अब बात करा पार्ट 3 यानी कि समसूत्री विभाजन। तो शुरू शुरू में तो क्लास बच्चा देखिए अब देखने कौन लाग रहा, तो मैं थारू रिक्वेस्ट करूं। देखो कई बार की बच्चा क्वालिटी वीडियो की क्वालिटी पर जावे, मैटर पर कौन जावे, मतलब बहुत बार कहने लागू थारा क्वेश्चन बारे कौन जावे। तो क्लास ने प्रॉपर देखो कोई क्वेश्चन थारो बारे कौन जावे, ठीक है। आरामदारी में क्लास देखो कोई क्वेश्चन भी थारो बारे कौन जावे। हरियाणा सीटी को मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दियो है और नजदीक में आने वाली कोई वैकेंसी है तो बिंगो ते सिलेबस देखो, यानी कि अभी जुलाई चला है तो जुलाई के अंदर कोई थारे काम की वैकेंसी है, यानी कि जका भी थे सारा ऑल कंपटीशन की आप साइंस करवा, ठीक है। अपनी प्ले लिस्ट चेक करो, बिंग में देखो भी सर वो टॉपिक मारो कौन नहीं होगा, यानी कि अब कुछ का वजन 3 या 4 दिन 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अगले टॉपिक इसको करवाना वो थे मैंने कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं फिर अगले टॉपिक वो लेके आऊं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास में शेयर करो। आज आप शुरू करा कोशिका विभाजन को पार्ट अगलो। अब आप देखो के पढ़ लियो कि कोशिका विभाजन में के चीजा होवे के चीजा नहीं होवे, सारी देख ली। बियो बाद में अंतरावस्था भी अपन पढ़ ली। अब आप बात करा समसूत्री विभाजन। किसो विभाजन? समसूत्री विभाजन। चलो जी समसूत्री विभाजन की बात करते हैं, देखते हैं क्या है। इस प्रकार के विभाजन में कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। लो जी, कौन सी कोशिकाओं में पाया जाएगा? कायिक कोशिकाएं। कायिक कोशिकाएं, इसको समझो आप। और दूसरी लाइन में साथ साथ इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। गुणसूत्र की संख्या भी समान रहती है, समझो इस चीज को। विभाजन मानव शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है कायिक कोशिकाएं और एक होती है लैंगिक। ठीक है, कायिक कोशिकाएं नर व मादा में समान होती है, नर व मादा में समान, और लैंगिक कोशिकाएं होती है नर व मादा में अलग। क्या होती है? अलग। जैसे नर में लैंगिक कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु होती है जी, और मादा में कौन सी होती है जी? लैंगिक कोशिका अंडाणु कह सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये कायिक कोशिकाएं क्या करती हैं? इसमें गुणसूत्र की संख्या समान रहती है, तो ये कायिक कोशिकाएं होती हैं, ये हमारे शरीर में अंगों का विकास, शरीर में टूट फूट की मरम्मत, ठीक है, और कोई चीज की कमी हो गई है तो उसकी भरपाई। उस प्रकार के जो विभाजन होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, कोशिका विभाजन जो होता है शरीर में जरूरी होता है, जो अंगों के विकास के लिए होता है। कायिक में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि गुणसूत्र। जनक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? कायिक में 46 होंगे। तो संतति में भी कितने गुणसूत्र हो जाएंगे बेटा? 46 हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि समसूत्री विभाजन में जनक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या संतति कोशिकाओं में गुण की संख्या के बराबर रहती है, ठीक है। अब देखिए इसकी अगली बात, ये दो बातें आपको क्लियर हो गई। कायिक कोशिकाओं में होता है और गुणसूत्र की संख्या भी समान रहती है। कायिक कोशिकाओं में होता है, यानी कि गुणसूत्र की संख्या समान रहेगी तभी तो कायिक होगा ना। कायिक कोशिकाओं में अगर गुणसूत्र की संख्या मान लीजिए 23 हो जाए तो ये आगे विभाजन क्या 11.5 के करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कायिक कोशिकाओं में ये विभाजन होता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। कोशिका चक्र की नाटकीय परिघटना, मतलब क्या है इसका? नाटकीय परिघटना का मतलब है कि यह कोशिका चक्र की सबसे आप बड़ी प्रवस्था भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कोशिका जो अपना समसूत्री विभाजन है ना, इसकी सबसे बड़ी प्रवस्था यही होती है। कौन सी? आपकी पूर्वावस्था। सबसे बड़ी प्रावस्था भी कौन सी होती है? यह बात भी आप नोट कर सकते हो कि सबसे बड़ी प्रावस्था है। क्या है सबसे बड़ी प्रावस्था? ठीक है। कोशिका के सभी भाग व घटक का विकास होता है इसमें। जैसे समझिए नाटकीय परिघटना का मतलब क्या है? इसमें क्या होता है? कोशिका में जितने भी काम होने होते हैं वो यहां पर शुरू होते हैं और वो लंबे टाइम तक इसमें चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। कोशिका के सभी भाग या घटकों का निर्माण व विकास होता है इस परिघटना के अंदर, पूरी समसूत्री विभाजन। चलिए अब इसका पुनर्गठन भी होता है। समसूत्री विभाजन का इसके गठन या निर्माण या अंगों का क्या होता है? पुनर्गठन, ठीक है। आगे बात करते हैं
शुरुआत होती है। अब इसकी ये आपको इसमें दो ही बातें ध्यान रखनी है, बस मेन आपके लिए ये दो ही है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में बताया हुआ तो इसलिए मैंने बता दिया। बात करते हैं, पहली प्रावस्था है आपकी पूर्वावस्था या प्रोफेज। पूर्वावस्था या प्रोफेज, पूर्वावस्था या प्रोफेज होती है। क्या होती है जी? पूर्वावस्था या प्रोफेज। यह कोशिका विभाजन की सबसे पहली प्रावस्था है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन की बात करें तो सबसे पहली प्रावस्था यही है, और यह भी कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी प्रावस्था है। क्या है जी? सबसे बड़ी प्रावस्था। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रयास करूंगा। कोशिका विभाजन देखिए, जब अपने कोशिका चक्र पढ़ा था तो कोशिका चक्र में कोशिका वृद्धि करके आ गई, समसूत्री विभाजन शुरू होता है। तो आप कह सकते हैं कि कोशिका चक्र के बाद की प्रावस्था भी ये है, यानी कि कह सकते हो कि जो आपका हुआ है, वृद्धि हुई है, कोशिका की वृद्धि करने के बाद तुरंत पहली प्रावस्था आ जाती है। ठीक है, अगली बात, कैरियोकाइनेसिस का पहला पद है। देखो अभी आपको कैरियोकाइनेसिस समझाता हूं। कैरियोकाइनेसिस वैसे मैं पीछे बता चुका हूं, और साइटोकाइनेसिस दोनों बता चुका हूं, लेकिन शब्द आ गया है तो फिर भी बता देता हूं। कैरियोकाइनेसिस या दोनों ही साइटोकाइनेसिस। अपने पढ़ रहे हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होता है, ये दोनों मिलकर कोशिका विभाजन होता है। इसे आप सेल डिवीजन इस तरह से लिख सकते हो, सेल डिवीजन। ठीक है, कैसे सर? कैरियो का मतलब क्या बताया था मैंने? सर कैरियो का मतलब आपने बताया था केंद्रक। क्या बताया था? कैरियो का मतलब बेटा जी केंद्रक बताया था। और साइटो का मतलब बताया था कोशिका। और कोशिका काय का मतलब द्रव्य, और इसका हो गया केंद्र का द्रव्य। काइनेसिस का मतलब होता है विभाजन। क्या होता है? विभाजन। अब समझ में आया? चलो इसको एक बार और समझाता हूं मैं। ये मान लीजिए आपकी कोशिका है, ये केंद्रक। गुणसूत्र ध्यान दीजिए किसमें पाए जाते हैं? गुणसूत्र तो सर केंद्रक में पाए जाते हैं। तो फिर गुणसूत्र का आपने गुणसूत्र ही तो बढ़ाने होते हैं या कम करने होते हैं, यादें करने होते हैं, समान रखने, गुणसूत्र ही तो रखने होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? केंद्रक विभाजन होगा। क्या होगा? केंद्रक विभाजन। और साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य यानी कि ये वाला भाग होता है बाद में। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस का पहला पद कौन सा है? कैरियोकाइनेसिस का पहला पद आपका है पूर्वावस्था। कौन सा पद है बेटा जी? पूर्वावस्था। एक बात मैं आपको साफ कर देता हूं, क्या कि जो मैंने पहले भी आपको बोल दिया था कि कोशिका विभाजन आपको समझाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपके माइंड में चीजें क्लियर करने के लिए एक एक स्टेप को अलग अलग समझाया गया है। एक एक स्टेप को क्या किया गया बेटा जी? अलग अलग समझाया गया। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, एक दूसरे में मिक्स होते हैं ये सारे पद, इसलिए इनको क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपको समझाने के लिए इनको अलग अलग करके समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात अपने दिमाग में आपने रखनी है, आगे आपके काम देगी। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। पहली बात क्या लिखे? गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। ये कोशिका है, ये कोशिका का केंद्रक है, और केंद्रक में गुणसूत्र उलझे हुए होते हैं क्योंकि कोशिका ने अभी विभाजन शुरू नहीं किया है। गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई नहीं देते। पहले अवस्था की बात करने हैं, और इधर अपने कोशिकाओं तो पड़े ही हैं, ये तो अपने उनको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। स्पष्ट दिखाई देते। गुणसूत्रों पदार्थों का संघनन होता है, यानी कि गुणसूत्र पदार्थों का क्या होता है? यहाँ पे संघनन होता है, संघनन। और इसके साथ साथ आप कह सकते हो कि कोशिका में निर्जलीकरण शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है जी? कोशिका में निर्जलीकरण शुरू होता है, यानी कि कोशिका में क्या होता है? जल की ह्रास होने लगता है। निर्जलीकरण कोशिका में शुरू होता है। क्या होता है? एक तो निर्जलीकरण होता है, और गुणसूत्रीय पहले कोशिका में निर्जलीकरण होता है, जिससे क्या होता है? कोशिका में संघनन शुरू हो जाता है। कोशिका के जो गुणसूत्र होते हैं, देखो दोबारा समझो। पहले क्या होता है? कोशिका नॉर्मल है, विभाजन की अवस्था में अभी उसने पैर रखा है। ठीक है, तो आते ही थोड़ी सारी चीजें क्लियर कर देंगी भाई, ये रहा गुणसूत्र, इसको तोड़ दिया मैं, तुरंत ही चीजें नहीं होगी, आराम से करेगी। तो पहले ये क्या करती है? इसके अंदर निर्जलीकरण होना शुरू होता है। क्या होना शुरू होता है? निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का ह्रास होना। जल का ह्रास होगा तो कोशिका में जो क्या होंगे? गुणसूत्र पदार्थ होंगे। संघनन, संघनन का मतलब होता है इकट्ठा होना। क्या होंगे? इकट्ठे होंगे। ठीक है, पहले तो उलझे हुए होते हैं, फिर वो
इकट्ठे होंगे, अभी हुए नहीं है, होंगे। ठीक है, निर्जीवीकरण हुआ नहीं है, हो रहा है। ठीक है, यही पूर्वावस्था की पहचान है। यानी कि पूर्वावस्था की अगर आपसे पहचान पूछे तो आपको क्या बताना है कि गुणसूत्र पदार्थों का संघनन होता है। गुणसूत्रीय पदार्थों का संघनन या निर्जलीकरण होता है, जिस पद में आपको, क्योंकि ये सारी चीज आप खुली आंखों से तो देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो थोड़ा सा क्या करें, अब समझ रहे होगे आप बिना कहने। ठीक है, चलिए दोबारा शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले इसका, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिया? चलिए दोबारा समझाते हैं। थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम आ गई थी तो करते हैं अपने इसको दोबारा। कोई बात नहीं, करेंगे, ये छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे हैंडल इनको। चलिए, अपने बात कर रहे थे पूर्वावस्था की पहचान करता है गुणसूत्रों। इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों का संघनन होता है। जैसे ही गुणसूत्र पदार्थों का संघनन होता है तो आप कह सकते हो कि यह पूर्वावस्था की पहचान है। किसकी? पूर्वावस्था की पहचान है। तो आप कह सकते हो कि जब गुणसूत्र की पूर्वावस्था होती है, कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन की पहली अवस्था पूर्वावस्था होती है, तो उसमें क्या होता है? गुणसूत्र संघनन शुरू होता है, मतलब कोशिका में निर्जलीकरण होता है। कोशिका में निर्जलीकरण हुआ तो गुणसूत्र आपको क्या दिखाई देंगे? स्पष्ट, क्योंकि जल वहां से निकल चुका होता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ केंद्रक झिल्ली विलुप्त होने लगती है। केंद्रक झिल्ली क्या होने लगती है जी? आपकी केंद्रक झिल्ली भी जो है विलुप्त होने लगती है। अब जैसे कि आपको पता है लाइट चली गई है, पहले वॉइस में प्रॉब्लम थी, पर क्या करें, क्लास तो आपको देखनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका टॉपिक करवाते हैं। अगर ऐसे छोटी मोटी परेशानियों से अपने देखेंगे भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो अपने टॉपिक कैसे कंप्लीट होगा, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा ना। चलिए करते हैं कंटिन्यू। तो आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, करिए इसको। पूर्वावस्था की पहचान करता है। संघनन के बाद गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। जब जैसे ही कोशिका में निर्जलीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है तो आपको जो कोशिका में गुणसूत्र है वो आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाएंगे। पहले तो वो उलझे हुए होते हैं, क्रोमेटिन जाल के रूप में होते हैं, लेकिन अब आपको गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। देखिए, तारक काय कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर जाना शुरू करते हैं। कौन जाना शुरू करते हैं? तारक काय। याद कीजिए, तारक काय कोशिका का एक कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में पाया जाता है ना। कौन सी कोशिका में पाया जाता है? ये आपका तारक काय जंतु कोशिका में पाया जाता है। कौन सी कोशिका में पाया जाता है आपका तारक काय? सर तारक काय जंतु कोशिका में पाया जाता है। बिल्कुल बेटा जी, जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये तारक काय जंतु कोशिका में क्या काम करता है? अपने कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो आपको ध्यान में होगा कि तारक काय कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो अब फिर मदद करता है तो फिर मदद करनी पड़ेगी इसको। आ गया फिर ये मदद करने कैसे? अब इसकी मदद की बात कर लेते हैं। मदद कैसे करेगा? आप अंतरावस्था में थोड़ा पीछे जाइए। कल वाली क्लास अगर आप देख के आए तो आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अंतरावस्था में मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी सर? अंतरावस्था में मैंने आपको यह बताया था कि जब अंतरावस्था चल रही होती है उसके बाद आती है एस अवस्था। कौन सी अवस्था उसके बाद आती है? एस अवस्था या संश्लेषण अवस्था। उस संश्लेषण अवस्था में डीएनए की प्रतिकृति बनती है। किसके अंदर? केंद्रक के अंदर डीएनए की प्रतिकृति। यानी कि गुणसूत्र कहां पे होते हैं? गुणसूत्र होते हैं सर केंद्रक में, तो डीएनए गुणसूत्र के ऊपर होते हैं। तो गुणसूत्र जो आपका डीएनए है, डीएनए की क्या बनती है? प्रतिकृति बनती है। यानी कि संख्या में क्या होता है? डीएनए संख्या में डबल हो जाते हैं। इधर तो ये हो रहा है, कौन सी अवस्था की बात हो रही है? ये एस प्रावस्था में होता है। ठीक है, रेस्ट वाली प्रावस्था। और इधर तारक काय क्या करते हैं? अपनी प्रतिकृति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तारक काय अपनी प्रतिकृति कर रहे हैं। अब तारक काय ने प्रतिकृति की है तो काम तो लेंगे तारक काय से। अब आता है तारक काय का काम। तो तारक काय क्या होते हैं? पहले यहां पे होती हैं इस तरह से, प्रतिकृति की हुई है भाई साहब ने, तो ये ध्रुवों की ओर जाना शुरू करते हैं। किसकी ओर? ध्रुवों की ओर जाना शुरू करते हैं इस तरह से। तो ये आपका उत्तर ध्रुव हो गया और ये आपका दक्षिण ध्रुव। ये जाना ध्रुवों की ओर जाना शुरू करते हैं। ठीक है जी, और ध्रुवों की ओर जाना शुरू करते हैं। इसी के साथ निर्जलीकरण हो रहा था हमारा। निर्जलीकरण हो रहा तो गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र आपके आ जाते हैं, ठोस बन जाते हैं। क्योंकि संघनन हुआ है, निर्जलीकरण हो गया, तो सीधी सी बात है ठोस तो बनेंगे बेचारे, ठोस बन जाते हैं। अब ये जो तारक हैं साथ में तो ये ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं? ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। साथ में ये कर रहे हैं नलिकाएं विकसित। क्या कर रहे हैं? नलिकाएं। इस प्रकार से एक संरचना बनाते हैं जिन्हें बोलते हैं तंतु या एस्टर। क्या बोलते हैं? तंतु या एस्टर बोल सकते हो आप। ठीक है, तो आगे चलकर ये इस प्रकार से एक संरचना बनाते हैं, इस प्रकार से।
ठीक है। तंतु व तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं, यानी कि ये आप आगे समसूत्री विभाजन में हमें हेल्प करेंगे, इसलिए इसे समसूत्री विभाजन यंत्र बोलते हैं। अब कोशिका में जैसे ही निर्जलीकरण पूर्ण होता है, इसमें कोशिका में, तो केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, गोल्जी इकाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चारों पर जो आवृत होता है, जो आवरण होता है या जो झिल्ली होती है, किस किस पर? गोल्जी इकाई पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, न्यूक्लियस पर और केंद्रिका पर। इन चारों पर जो आपकी होती है क्या? झिल्ली या झिल्लीनुमा आवरण, वो क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जो गुणसूत्र है वो सारे के सारे कोशिका में मिक्स हो जाते हैं। इस प्रकार से आपकी पूर्वावस्था होती है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं पूर्वावस्था समझ में आई होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में करवाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया था, अब मैं इसको मिटाता हूं। पूर्वावस्था कंप्लीट होती है, जैसे हमारी पूर्वावस्था कंप्लीट होती है, क्या कंप्लीट होती है? जैसे ही हमारी पूर्वावस्था कंप्लीट होती है वैसे ही मध्यावस्था शुरू हो जाती है। कौन सी अवस्था शुरू हो जाती है बेटा जी आपकी? सर मध्यावस्था शुरू हो जाती है। कौन सी अवस्था? मध्यावस्था या मेटाफेज। मध्यावस्था या मेटाफेज। इस मेटाफेज में क्या होता है वो देखते हैं अपने। केंद्रक आवरण विमुक्त होता है। इसमें केंद्रक, ये कोशिका बना दी, ये हमने केंद्रक बना दिया, तो केंद्रक पर ऊपर जो आवरण होता है ना, वो क्या होता है? पूरी तरह नष्ट हो जाता है, पूरी तरह विलुप्त हो जाता है। इस प्रकार से फिर चीजें रह जाएंगी, इसके अंदर गुणसूत्र होंगे या कुछ भी जो चीजें होंगी ना, वो इस तरह से रह जाएगी, ऊपर झिल्ली नहीं रहेगी। ठीक है, आपको अगर केंद्र का आवरण कोशिका पर संपूर्ण रूप से न दिखाई दे तो आप कह सकते हो कि कौन सी अवस्था चल रही है? सर ये मध्यावस्था चल रही है। ये इसका विशेष लक्षण है या लक्षण है कि यह केंद्र का आवरण विमुक्त होता है, यानी कि मध्यावस्था में केंद्र का आवरण विमुक्त होता है, यानी कि केंद्र पर कोई आवरण नहीं पाया जाता। ठीक है बच्चों, गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। अब गुणसूत्र हैं बेचारे, सारे के सारे कोशिका द्रव्य में इस तरह से फैल जाते हैं। गोल्जी इकाई कहीं घूम रहा है, बोरी कहीं घूम रही है, सारे आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, यानी कि गुणसूत्र फैल गए हैं, निर्जलीकरण हो गया, तो आपको गुणसूत्र आप स्पष्ट रूप से इसमें देख सकते हो। अगर आपने गुणसूत्रों का जब अध्ययन किया था, कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बारे में देखा था कि सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोमियर होता है, ये सारी चीजें अपने पढ़ी थी। ठीक है, तो उसमें जो गुणसूत्रों का हमने जो अध्ययन किया था ना, वो इसी अवस्था में आकर अपने गुणसूत्रों को अच्छे से देख सकते हैं। यहां से अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आप गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से कोशिका विभाजन की कौन सी प्रवस्था में देख सकते हो? तो मध्यावस्था। इसलिए थोड़ा सा लाइनें आपको छोटी लग रही होंगी, लेकिन हर बात में मेरा क्वेश्चन बन सकता है। मैंने जो हर शब्द बोल रहा हूं वहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और क्या बोला है? स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस प्रावस्था में गुणसूत्रों की आकृति का आप अध्ययन कर सकते हो। आकृति का अध्ययन भी आप मध्यावस्था में, अगर गुणसूत्रों का आपने अध्ययन करना है तो आपको मध्यावस्था का अध्ययन करना पड़ेगा, यानी कि आपको मध्यावस्था में आना पड़ेगा। और जैसे आप मध्यावस्था में आओगे आपको गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देंगे। जैसे ही आपको गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं तो वैसे ही आप इसमें बोल सकते हो कि मध्यावस्था चल रही है, गुणसूत्र में ये चीजें होती हैं, ये चीजें नहीं होती। ये सारी बातें आपको इसमें मध्यावस्था में क्लियर होती हैं। उसके बाद में क्या होता है? जितने भी गुणसूत्र हैं सारे के सारे इस तरह से लाइन में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं जी? लाइन में आ जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं जी? लाइन में आ जाते हैं। और इस प्रकार से आपकी जो आपको ध्यान में हो तो गुणसूत्र किससे जुड़े होते हैं? गुणसूत्र इससे जुड़े होते हैं जिसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर बोलते हैं, इस सेंट्रोमियर से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, बताया था मैंने गुणसूत्र वाली क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो मध्यावस्था के बाद में अगली अवस्था आती है आपकी पश्चावस्था। पश्चावस्था या एनाफेज। कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आज आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि अब कौन सी अभिक्रिया शुरू होगी? कैरियोकाइनेसिस तो चल ही रहा है, साइटोकाइनेसिस इसी अवस्था में शुरू होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, हो गया याद है? बताया था ना मैंने, दिल्ली सरायरोला, ऋषिकेश, बीकानेर, है ना, याद आया होगा। तो एनाफेज, एनाफेज के आते ही आपका कोशिका द्रव्य विभाजन भी
शुरू हो जाता है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस क्लास को अपने करते हैं यही समाप्त। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, एनाफेज के साथ, टेलोफेज के साथ। एनाफेज और टेलोफेज कंप्लीट, समसूत्री विभाजन कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। जैसे ही आपके 500 सब्सक्राइब अपने चैनल के पूरे होते हैं, आज अपने 409 हो चुके हैं ना, 409 हो चुके हैं, तो जैसे ही अपने 500 पूरे होते हैं आपके लिए स्पेशल एक सरप्राइज और। तो जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइब पूरे कीजिए और अपना क्या देखिए आपके लिए सरप्राइज सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।